Hello learners, welcome to our YouTube channel Learn to Explore. I hope you all are doing well. Guys, don't forget to like, share and subscribe to our channel. जैसा कि आपको पता है कि हमारी सीरीज क्लास 12 सोशियोलॉजी शुरू हो चुकी है, जिसमें आपने फर्स्ट चैप्टर की फर्स्ट पार्ट की वीडियो देख ही ली होगी, द डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी. सो टुडे वी आर हियर विद पार्ट 2. लास्ट क्लास में हमने डेमोग्राफी के बारे में पढ़ा था. डेमोग्राफी क्या है, सोशल और फॉर्मल डेमोग्राफी में डिफरेंस किया था और मैल्थूसियन थ्योरी ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ पढ़ी थी. सो आज की क्लास हम शुरू करेंगे विद योर अनदर थ्योरी, दैट इज द डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल, द थ्योरी ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मॉडल. इस थ्योरी में क्या है, इस थ्योरी में जो ये माना जाता है कि कोई भी कंट्री या कोई भी सोसाइटी जो है, कोई भी कंट्री या कोई भी सोसाइटी जहाँ पर मतलब जैसे जैसे उसमें ग्रोथ होती है तो उसकी जो डेमोग्राफी होती है उसमें ट्रांजिशन होता है. मतलब जो पॉपुलेशन है उसमें चेंजेस आते हैं. और ये जो चेंजेस हैं, डेमोग्राफिक जो ट्रांजिशन है, ये 3 फेज में होता है, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फेज. फर्स्ट फेज कैसा है आपका, अंडर डेवलप्ड है और टेक्नोलॉजिकली बैकवर्ड है. यहाँ पर आपका बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई है. बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों ही हाई होने की वजह से जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ है वो यहाँ पर कैसे रहती है, लो रहती है. अगर आप सेकेंड स्टेज की बात करेंगे, सेकेंड स्टेज होता है आपका ट्रांजिशन फेज. यहाँ पर बदलाव आ रहे हैं. अब जैसे जैसे कोई भी कंट्री ग्रो होती है, प्रोस्पेरिटी की तरफ बढ़ती है, वहां पर साइंस, इनोवेशन, मेडिकल, ये सारी चीजें आ जाती हैं, जिसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आपके किस पर पड़ता है, जो आपका डेथ रेट है. डेथ रेट डिक्लाइन होने लगता है. उसके बाद एक टाइम लैग होता है, एक टाइम के बाद बर्थ रेट डिक्लाइन होना शुरू होता है, जब तक लोगों को समझ में आता है कि डेथ रेट अब कम हो गया है, सर्वाइवल रेट बढ़ गया है. बर्थ रेट जो कि अपने आप में एक सोशियो कल्चरल फिनोमेना है, उसे कम होने में क्या होता है, एक टाइम लैग लग जाता है, जिसकी वजह से आपका जो सेकेंड फेज है, यहाँ पर जो आपकी पॉपुलेशन होती है उसकी हाई ग्रोथ होती है. फिर उसके बाद जैसे जैसे कंट्री डेवलपमेंट की तरफ और आगे बढ़ती है और डेवलप्ड स्टेज पे पहुंच जाती है, तो वहां पर क्या होता है, डेवलप्ड कंट्रीज में डेथ रेट आपका डिक्लाइन हो चुका है, बर्थ रेट ऑल्सो डिक्लाइन हो चुका है, जिसकी वजह से जो आपकी पॉपुलेशन ग्रोथ होती है वो भी डिक्लाइन होने लगती है. तो फर्स्ट स्टेज में आपको ध्यान रखना है पॉपुलेशन ग्रोथ कम है, थर्ड स्टेज में अगेन पॉपुलेशन ग्रोथ है, बट द रीजंस आर डिफरेंट. और पॉपुलेशन ग्रोथ अगर कहीं बढ़ रही है तो वो है आपका ये वाला सेकेंड वाला फेज, ट्रांजिशन फेज. और आपको जानकर हैरानी होगी कि जो इंडिया है वो करंटली अपना इसी फेज में है आज के टाइम पर, जहां पर हम डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंजॉय कर रहे हैं. इंडिया आज के टाइम में सिर्फ एक मोस्ट पॉपुलस कंट्री ही नहीं है वर्ल्ड में, बल्कि मोस्ट यंगेस्ट कंट्री भी है. यंगेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इज इंडिया, क्योंकि आज के टाइम में एज एन इंडियन की एवरेज एज क्या है, 27 ईयर्स, विच इज वेरी यंग एज कंपेयर टू मेनी अदर कंट्रीज. और इसका हमें रिजल्ट क्या मिल रहा है, इंडिया इज एंजॉयिंग द सिचुएशन ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड. डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर किसी भी कंट्री को एडवांटेज की सिचुएशन होती है ड्यू टू इट्स डेमोग्राफी, ड्यू टू इट्स पॉपुलेशन. और एक चीज का ध्यान रखना, ये जो फेज है ये एक टेम्परेरी फेज है, ये हमेशा के लिए नहीं रहने वाला, क्योंकि जो आज हमारी यंग एज पॉपुलेशन है, कल को ये क्या हो जाएगी, आपकी डिपेंडेंट पॉपुलेशन हो जाएगी. ये लोग जो आज यंग है, कल को ये ओल्ड एज में चले जाएंगे. तो ये जो आपका फेज है ये कुछ ही टाइम के लिए है और टेम्परेरी है, और अगर आज हम इसका सही यूटिलाइज कर सकते हैं तो इंडिया भी जल्दी ही डेवलप्ड कंट्री बन सकता है. तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेज आपको समझ में आ गए होंगे. फर्स्ट स्टेज लो ग्रोथ रेट, सेकेंड स्टेज हाई ग्रोथ रेट एंड थर्ड स्टेज इज अगेन लो ग्रोथ रेट. ठीक है, अब हम अगर आगे बढ़े तो अब कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो डेमोग्राफी को अफेक्ट करते हैं. इस थ्योरी में सिर्फ इतना ही बताया गया है कि हर कंट्री, हर सोसाइटी इन 3 फेज से होकर गुजरती है, जहां पर कंट्री को अपने आप को प्रोस्पेरियस बनाने का, डेवलप बनाने का मौका एक ही बार मिलता है, और वो एक टेम्परेरी फेज होता है. अगर उस टाइम पर कंट्री अपने रिसोर्सेज को, अपनी यंग पॉपुलेशन को सही से यूटिलाइज नहीं कर रही है तो ये फेज ओवर हो जाएगा, और ये जो कंट्री के लिए एसेट्स थे ये एक टाइम पर लाइबिलिटीज बन जाएंगी. अब देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारी डेमोग्राफी, हमारी पॉपुलेशन स्ट्रक्चर को अफेक्ट करते
करते हैं। फर्स्ट इज योर बर्थ रेट या फिर डेथ रेट। बर्थ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 पॉपुलेशन इन अ गिवन एरिया और टाइम। मतलब किसी भी एक एरिया में अगर हम बर्थ रेट निकाल रहे हैं तो 1000 लोगों पर टोटल कितने बर्थ हो रहे हैं, दैट इज योर बर्थ रेट। डेथ रेट, नंबर ऑफ डेथ पर 1000 पॉपुलेशन इन अ गिवन एरिया एंड टाइम। मतलब किसी कंट्री में मान लीजिए हाइपोथेटिकल सिचुएशन, अगर 10,000 लोग हैं, ठीक है, तो प्रति 1000 पर कितने और नए लोगों का जन्म हो रहा है, वो बर्थ रेट। प्रति 1000 लोगों पर कितनी मृत्यु हो रही है, वो उनका डेथ रेट। अगर रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज की बात करें तो ये होता है आपका डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अगर कंट्री में जो आपका बर्थ रेट है वो हाई होगा, डेथ रेट कम होगा, तो क्या होगा? पॉपुलेशन बढ़ेगी। इसी की तरह से अगर इसका उल्टा हो जाए, बर्थ रेट कम है, डेथ रेट ज्यादा है, तो पॉपुलेशन कैसे रहेगी आपकी? कम होती रहेगी। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज बर्थ और डेथ रेट का डिफरेंस है, और अगर बर्थ रेट ज्यादा हो जाता है तो जो आपकी पॉपुलेशन है वो बढ़ने लगती है। फर्टिलिटी रेट की अगर आप बात करें तो नंबर ऑफ लाइव बर्ड्स पर 1000 women इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप यूजुअली बिटवीन 15 to 49 ईयर्स। ऐसी महिलाएं जो आपके फर्टाइल एज ग्रुप में है उन्हें हम क्या मान रहे हैं? 15 to 49 ईयर्स में जो है, तो ऐसी प्रत्येक 1000 महिलाओं पर कितने बच्चों का जन्म हो रहा है, वो है आपका टोटल फर्टिलिटी रेट। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, जिसे शॉर्ट में कहते हैं IMR। नंबर ऑफ डेथ ऑफ बेबीज बिफोर एज ऑफ 1 पर 1000 लाइव बर्ड्स। मतलब जितने बच्चों का जन्म हुआ उनमें से कितने ऐसे हैं जिनकी मृत्यु 1 साल से पहले ही हो गई, 1 साल या 1 साल से पहले ही हो गई, तो उससे आपका मिल जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। किसी भी कंट्री में अगर इन्फेंट मोर्टेलिटी या मैटरनल मोर्टेलिटी हाई है, इसका मतलब वो कंट्री अभी भी बैकवर्ड है, वो अभी भी बहुत पीछे चल रही है। ये इस चीज का इंडिकेटर होता है। आप एक चीज ध्यान रखनी है, बर्थ रेट हो, डेथ रेट हो, फर्टिलिटी रेट हो, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो, ये सब हम काउंट करते हैं पर 1000 पॉपुलेशन पर। लेकिन जो आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है ये हम काउंट करते हैं पर 1 लाख लाइव बर्ड्स पर। किस पर 1 लाख पर। नंबर ऑफ विमेन हु डाई इन चाइल्ड बर्थ पर 1 लाख लाइव बर्थ। 1 लाख बच्चों के जन्म पर कितनी ऐसी महिलाएं हैं जिनकी मृत्यु जन्म के दौरान हो जाती है, दैट इज योर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैटरनल मोर्टेलिटी रेट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हिंदी में कहते हैं जीवन प्रत्याशा दर। मतलब कि किसी भी कंट्री में जब हम एक एवरेज लगा रहे हैं, एक एस्टिमेट लगा रहे हैं लोगों के सर्वाइवल एज कितनी हो सकती है, किसी भी कंट्री में सर्वाइवल एज जितनी ज्यादा है इसका मतलब वहां पर हेल्थ फैसिलिटीज उतनी डेवलप हो गई हैं। अगर किसी कंट्री में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 50 है तो इसका मतलब वहां पर लोगों के पास मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है, लोग उसके बाद अगर बीमार पड़ रहे हैं, डेथ हो जा रही है, उनको कोई और ऑप्शन, कोई और जो है सिक्योरिटी नहीं मिल रही है। लेकिन अगर किसी भी कंट्री में जितनी ज्यादा लाइफ एक्सपेक्टेंसी है, इसका मतलब ये है कि वहां पर उनकी लंबी उम्र होने के चांसेस हैं, एक हेल्दी लाइफ के चांसेस हैं। सो एस्टिमेटेड नंबर ऑफ ईयर्स एन एवरेज पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सर्वाइव इज द लाइफ एक्सपेक्टेंसी। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी डेमोग्राफी को, जो आपकी पॉपुलेशन को अफेक्ट करते हैं। अब अगर हम आगे बढ़ें और इंडिया की पॉपुलेशन के ग्रोथ देखें कि इंडिया 1901 से आज जहां तक पहुंचा है, तो इन सब के बीच में इंडिया की पॉपुलेशन में क्या ट्रेंड्स रहे हैं, कब कम हुई है, कब ज्यादा हुई है। तो सबसे पहले हम एक 50 ईयर्स का टाइम पीरियड ले लेते हैं, 1900 से 1951 तक। इस टाइम पर इंडिया की क्या रही है? मॉडेस्ट एनुअल ग्रोथ रेट रही है, दैट वाज योर 1.33%। ये मॉडेस्ट रेट है, ना तो बहुत कम है ना ही बहुत ज्यादा है। फिर दूसरा टाइम पीरियड हम ले रहे हैं 1911 से 21 तक का। ये 1901 से 51 के बीच में ही एक टाइम पीरियड है जिसने इस पूरे 50 साल की ग्रोथ को अफेक्ट कर दिया। ये इस टाइम पर क्या हुआ था, इंडिया में आया था स्पेनिश इन्फ्लुएंजा। ये एक ऐसी डिजीज थी, एक ऐसी एपिडेमिक थी जिसने इंडिया ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड को अफेक्ट किया था। स्पेनिश इन्फ्लुएंजा की वजह से इंडिया की एक बार में 5% पॉपुलेशन ऐसी थी जिसकी मोर्टेलिटी हो गई, 5% लोगों की मृत्यु हो गई, और इंडिया की जो ग्रोथ रेट थी वो नेगेटिव चली गई, -0.03%। 10 साल के अंदर ऐसा कुछ हो गया कि इंडिया की पॉपुलेशन बढ़ने की बजाय कम हो गई। फिर अगर आप पोस्ट इंडिपेंडेंस को कंपेयर करोगे तो हमारी जो ग्रोथ है पॉपुलेशन की वो लगातार बढ़ रही है, 2.2% हमें देखने को मिली है 61 से लेकर 81 तक। और अगर हम आज की बात करें तो इंडिया इज द मोस्ट पॉपुलस कंट्री इन द वर्ल्ड।
मोस्ट पॉपुलस कंट्री है। एक टाइम था जब चाइना सबसे आगे था, लेकिन अब इंडिया चाइना को भी सरपास कर चुका है और इंडिया में आज की एस्टिमेटेड पॉपुलेशन है 1.47 बिलियन। मैंने आपको स्पेनिश इन्फ्लुएंजा के बारे में पहले ही बता दिया। इसने लगभग 5% इंडिया की पॉपुलेशन को किल कर दिया था। लगभग 170 लाख लोग जो थे उनकी मृत्यु हो गई थी इस इन्फ्लुएंजा की वजह से। जो एपिडेमिक्स हैं जनरली उनको कंट्रोल करने के लिए अब सरकार ने क्या मुहिम चलाई है, स्टेट क्या एफर्ट्स करते हैं, मास वैक्सीनेशन, सैनिटेशन, मेडिकल क्योर्स। अगर हम इस इन्फ्लुएंजा को छोड़ दें तो लेटेस्ट जो एपिडेमिक हमने देखा था, जो पेंडेमिक हमने देखा था, दैट वाज योर कोविड-19। इसके बारे में सभी अवेयर है, इसके बारे में पता है हमने इससे कैसे छुटकारा पाया, क्या गवर्नमेंट ने इसको कंट्रोल करने के लिए मेजर्स लिए, वैक्सीनेशन कैंपेन्स चले, अवेयरनेस कैंपेन्स चले, लोगों को समझाया क्या जरूरी है क्या नहीं। तो इस तरह से अब जैसे जैसे स्टेट डेवलप हो रहा है, साइंस डेवलप हो रही है, तो स्टेट के एफर्ट्स भी बढ़ रहे हैं। तो अब क्या है, कोई एपिडेमिक या पैंडेमिक आता है तो हम उसे जल्दी कंट्रोल करने के लिए एबल हो गए हैं। अब आपके एक बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट हैं अमर्त्य सेन। इन्होंने क्या है, इन्होंने एक अपना मॉडल दिया है। इनका ये मानना है कि जो जिस डेथ को हम ये बोल रहे हैं स्टारवेशन से हुई है, कहीं पर अगर फेमाइन्स आ गए हैं, स्टारवेशन हो गया है, मतलब अकाल पड़ गया है, तो लोगों की मृत्यु भूख से हो रही है। लेकिन इनका क्या मानना है, इनका ये मानना है कहीं पर अकाल पड़ गया, बारिश नहीं हुई है, जो कि एग्रो क्लाइमेटिक इन्वायरमेंट है हमारी मोस्ट जो पॉपुलेशन है वो अभी भी आपकी अपनी लिविंग के लिए किस पर डिपेंड है, एग्रीकल्चर पर डिपेंड है, जो कि क्या है आपका एक वेदर फिनोमिना है, वेदर पर डिपेंड है। रेनफॉल कम या ज्यादा होने से उसकी क्रॉप्स का पैटर्न सब बिगड़ जाता है। लेकिन अमर्त्य सेन का मानना है कि स्टारवेशन से होने वाली जो डेथ्स हैं वो इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि हमारे यहाँ पर फूड ग्रेन्स की कमी है, not due to food shortage. It is happening because of लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी। उनका क्या मानना है कि जो स्टारवेशन से होने वाली डेथ है वो हो रही है फेलियर ऑफ एंटाइटलमेंट्स, लैक ऑफ एक्सेसिबिलिटी की वजह से। मतलब जो खाना है, जो खाद्यान्न है, जो क्रॉप्स हमारे पास हैं वो उन लोगों तक नहीं पहुंच रही है जिनको इसकी जरूरत है। एक्सेसिबिलिटी नहीं है उनके लिए, वो अफोर्डेबल नहीं है, एक्सेसिबल नहीं है, इसकी वजह से उन्हें खाना नहीं मिल पा रहा है और डेथ हो रही है स्टारवेशन की वजह से। ये किसका मानना है, अमर्त्य सेन का। तो उन्होंने इसके लिए क्या तरीका बताया है, उन्होंने इसके लिए तरीका बताया है, उसका तरीका है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीजों को सुधारना पड़ेगा और साथ ही साथ स्टेट को भी एफर्ट करने पड़ेंगे। जैसे कि एक बहुत ही फेमस स्टेट इनिशिएटिव आप सबने कहीं ना कहीं जरूर पढ़ा होगा या सुना होगा, एमजी नरेगा स्कीम। एमजी नरेगा क्या है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इस एक्ट में क्या प्रावधान है, इसमें प्रोविजन है कि जो गवर्नमेंट है यानी कि जो स्टेट है, जब भी हम सोशियोलॉजी में स्टेट की बात कर रहे हैं तो उसका मतलब यूपी, दिल्ली, हरियाणा से नहीं बल्कि गवर्नमेंट से है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो एमजी नरेगा स्कीम में के तहत गवर्नमेंट ने क्या किया है कि जो रूरल एरियाज हैं वहां पर जो ऐसे हाउस होल्ड है जिनमें कोई ना कोई ऐसे इंडिविजुअल जो काम करना चाहते हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा है, अनएम्प्लॉयड है, तो गवर्नमेंट उन्हें क्या करेगी, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करेगी। और अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकती तो 100 डेज का अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस प्रोवाइड करेगी। मतलब 100 डेज का बेरोजगारी भत्ता उन्हें दिया जाएगा, जिससे कि जो गरीबी है, भुखमरी है, ऐसी ऐसी परेशानियों का सॉल्यूशन निकाल के उसको खत्म किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, कुछ टॉपिक्स और कवर करेंगे, फिर हम बाकी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन आपको क्या करना है, जो जो डेली पढ़ाया जा रहा है उसे डेली रिवाइज करना है। नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखते हैं एज स्ट्रक्चर क्या होता है। द प्रोपोर्शन ऑफ पर्सन्स इन डिफरेंट एज ग्रुप रिलेटिव टू टोटल पॉपुलेशन। एज स्ट्रक्चर क्या होता है, हमें प्रोपोर्शन बताना है अलग अलग एज ग्रुप का इन रिलेशन टू टोटल पॉपुलेशन। जैसे कि आपके 0 to 15 वाले जो हो गए, ठीक है, वो आपका एक डिपेंडेंट ग्रुप है। डिपेंडेंट ग्रुप में 0 to 15 प्लस 64 प्लस। डिपेंडेंट ग्रुप कौन सा होता है आपका, 0 to 15 वाला प्लस जो आपके 64 से अबव वाले लोग हैं। तो इनका टोटल अगर हम कर दें टोटल पॉपुलेशन से, तो हमें एज स्ट्रक्चर पता चल जाएगा डिपेंडेंट पॉपुलेशन का, कि कितने प्रतिशत जनता हमारी डिपेंडेंट है और कितने हमारे वर्किंग है। डिपेंडेंसी रेशियो अगर हमें निकालना है तो हम इसमें क्या करेंगे, तो ये जो आपका एज स्ट्रक्चर है इससे आप 0 to 15 स्पेसिफिक भी कैलकुलेट कर सकते हैं। 64 प्लस में ओल्ड एज में कितने लोग हैं वो स्पेसिफिकली कैलकुलेट कर सकते हैं।
डिपेंडेंसी रेशियो निकालते हैं जहां पर हम डिपेंडेंट्स को डिवाइड करते हैं वर्किंग क्लास से, तो इस तरह से मिल जाता है आपको डिपेंडेंसी रेशियो। किसी भी कंट्री के लिए डेवलपमेंट और प्रोस्पेरिटी के चांसेस जब ज्यादा होते हैं जब वहां पर डिपेंडेंसी रेशियो कम होता है। मोर डिपेंडेंसी रेशियो मीन्स मोर लायबिलिटी इज देयर ऑन द वर्किंग पीपल, उनके ऊपर बर्डन ज्यादा है। जितना कम डिपेंडेंसी रेशियो होगा कंट्री के लिए ग्रोथ पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। हाई डिपेंडेंसी रेशियो मीन्स अ स्मॉलर वर्किंग बेस सपोर्टिंग अ लार्जर नॉन वर्किंग पॉपुलेशन। इसीलिए जितना लो डिपेंडेंसी रेशियो होगा वर्किंग पॉपुलेशन के लिए बर्डन उतना ही कम हो जाएगा। डेमोग्राफिक डिविडेंड के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। ये कौन सी सिचुएशन होती है जो अब स्टेज सेकंड में कोई भी कंट्री एंजॉय करती है ट्रांजिशन के टाइम पर। इसमें क्या हो रहा है, ये एक ऐसी एडवांटेज की सिचुएशन है जहां पर कंट्री को क्या हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। किसकी वजह से? पॉपुलेशन की वजह से, जो उनकी यंग पॉपुलेशन है उसकी वजह से। ठीक है, तो इनकम्प्लीट कब रहता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन? जब आपके डेथ रेट तो कम हो रहे हैं लेकिन जो बर्थ रेट है वो बढ़े जा रहे हैं, जिसकी वजह से पॉपुलेशन बढ़ रही है। दूसरा, इंडिया की जो एवरेज एज है वो अभी आज के टाइम में हम क्या कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं, सिर्फ 27 ईयर्स है। इसकी वजह से इंडिया आज कौन सी सिचुएशन में है? डेमोग्राफिक डिविडेंड। आज हमारे पास ये बेनिफिट की सिचुएशन है कि हम इस चीज को एंजॉय कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारी पॉपुलेशन क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्योंकि डेथ रेट कम हो रहे हैं, बर्थ रेट अभी भी बढ़ रहे हैं, उतने कम नहीं हो पाए हैं कि हमारी पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो सके, जिसकी वजह से हमारे पास हायर पॉपुलेशन है। और ये हायर पॉपुलेशन भी कैसी है? यंग पॉपुलेशन है। तो इंडिया क्या कर रहा है, इस चीज को एंजॉय कर रहा है। शिफ्टिंग ऑफ एज स्ट्रक्चर सर्व्स अ पावरफुल टाइम लिमिटेड इंजन फॉर नेशनल इकोनॉमिक ग्रोथ एंड प्रोस्पेरिटी, क्योंकि जो वर्कर्स हैं वो नॉन वर्कर्स से ज्यादा है। अगर आप आज के बारे में कंपेयर करेंगे तो हमारे यहाँ पर मोर देन 60%, लगभग 65% पॉपुलेशन कहती है वर्किंग एज ग्रुप में है, जो कि एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है इंडिया की ग्रोथ को आगे बढ़ाने के लिए। अगर हम विद इन इंडिया कंपेयर करें तो हमारे यहाँ पर कुछ केरला जैसे स्टेट हैं और कुछ उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट हैं। केरला का जो अगर हम स्ट्रक्चर को कंपेयर करेंगे तो ये लगभग आपका डेवलप्ड कंट्रीज की तरह हो चुका है, जबकि उत्तर प्रदेश को कंपेयर करेंगे तो ये अभी भी कहीं ना कहीं बहुत पीछे है। यहाँ पर अभी जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का एक अच्छा पोटेंशियल है। हाई एज ग्रुप में ज्यादा लोग हैं और एजेड ग्रुप में जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप जो डिपेंडेंट्स हैं वो कितने कम है। ठीक है, जबकि केरला की पॉपुलेशन किस तरह की हो गई है, यहाँ पर फर्टिलिटी रेट कम हो गया है, यूथ बेस जो है वो कम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी ज्यादा है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो जहाँ पर केरला और यूपी दोनों ही तरह के स्टेट्स हैं, तो इंडिया कहाँ आता है आपका, लगभग कहीं ना कहीं मिडल में आता है। तो हमें क्या करना है, हमें इस सिचुएशन का एडवांटेज लेना है। हमें उसके लिए क्या जरूरी है, जो हमारे यूथ हैं वो आपके स्किल्ड हों, एजुकेटेड हों और साथ ही साथ एम्प्लॉयड भी हों। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। इसके आगे का जो भी होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। थैंक यू।